यह है चाइना का DF-5C इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अपनी 20,000 किलोमीटर की रेंज के साथ यह एक मिसाइल दुनिया में कहीं भी किसी कॉन्टिनेंट पर एक साथ 12 अलग अलग टारगेट्स पर न्यूक्लियर धमाका कर सकता है। ध्वनि की रफ्तार से भी 10 गुना तेजी से चलने वाला यह बैलिस्टिक मिसाइल पलक झपकने से पहले ही करोड़ों लोगों की जानें ले सकता है। डोंगफेंग 5C मिसाइल को चाइना ने अब पहली बार दुनिया के सामने पेश किया है, वो भी एक विशाल विक्ट्री डे मिलिट्री परेड में। DF-5C के अलावा चाइना ने इस परेड के जरिए दुनिया के सामने 1 दर्जन से भी ज्यादा नए कटिंग एज हथियार शोकेस किए हैं, जिन्हें अब तक उसने छुपा कर रखा था। अनमैन्ड सबमरीन से लेकर एयर लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल्स, ड्रोन से लेकर एंटी वॉरशिप हाइपरसोनिक मिसाइल, फाइटर जेट से लेकर लेजर वेपन्स तक, चाइना की लेटेस्ट मिलिट्री परेड में वो हर कुछ था जो आज नहीं तो कल USA, भारत या पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी बनने वाला है। और अगर चाइना ने यह सब दुनिया के सामने रखा है तो क्या क्या टेक्नोलॉजीज अभी बन रही होंगी, हिडन होंगी, क्लासिफाइड होंगी, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल होगा। हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम सालों से चाइनीज फॉरेन पॉलिसी का मूल सिद्धांत रहा है, लेकिन पिछले हफ्ते जो परेड में हमने जो कुछ भी देखा उससे अब यह साफ हो चुका है कि चाइना अब अपनी हाइड योर स्ट्रेंथ एरा से आगे निकल चुका है। अब वो खुल के शो योर स्ट्रेंथ, आवर टाइम हैज कम का जाप जप रहा है। अपनी टेक्नोलॉजिकल मिलिट्री माइट को दुनिया के सामने अब ला रहा है, मानो अपने राइवल्स को खुलेआम धमकी दे रहा हो, कह रहा हो क्योंकि हम सबको चाहिए इज्जत। लेकिन बात यहां सिर्फ मजाक की नहीं है, बात यहां एक सीरियस जियोपॉलिटिकल चेतावनी की भी है कि अगर यूक्रेन और गाजा पर हमला हो सकता है तो चाइना भी अपने हक के लिए इंडिया से सटे बॉर्डर रीजन्स में, साउथ चाइना सी में, ताइवान पर अपना हक भी जमा सकता है। एक समय पर दुनिया भर में कुख्यात बीजिंग का हिस्टोरिक तियानमेन स्क्वायर, जहां चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रो डेमोक्रेसी स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को 1989 में बड़ी बेरहमी से कुचला था, बीते हफ्ते एक बार फिर से पूरी दुनिया की नजर उसी तियानमेन स्क्वायर पर जड़ी हुई थी। 3 सितंबर को चाइना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के सरेंडर की 80th एनिवर्सरी मना रहा था। अपनी 80th विक्ट्री डे सेलिब्रेशंस के तौर पर बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में चाइना की PLA या पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने आज तक का अपना सबसे बड़ा मिलिट्री परेड किया। इस ग्रैंड इवेंट में शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन के साथ 20 से भी ज्यादा वर्ल्ड लीडर्स ने हिस्सा लिया। दुनिया भर की प्रेस, 50,000 स्पेक्टेटर्स और एक एक्स्ट्रा टाइट सिक्योरिटी के बीच में कंडक्ट किए गए इस परेड पर सारे पॉलिटिकल लीडर्स की नजर थी, खासकर की वेस्टर्न लीडर्स, क्योंकि सालों से चीन, रशिया, नॉर्थ कोरिया US लेड वेस्टर्न ग्लोबल ऑर्डर्स के सबसे बड़े चैलेंजर्स बनकर खड़े हुए हैं। और अब ये 3 देश एक साथ होकर एकता और शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी एक टाइम पर जब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पॉलिसीज की वजह से US अपने एलाइज एक एक करके खो रहा है। इस शक्ति प्रदर्शन के कुछ ही घंटों पहले लिटरली चाइना के तियानजिन शहर में SCO समिट का समापन हुआ था, जहां प्रधानमंत्री मोदी भी सालों बाद चाइना गए, शी के साथ हाथ मिलाया, संबंध बेहतर करने की कोशिश की। अमेरिका के लिए यह एक क्लियर संकेत था कि भारत के पास और भी विकल्प है। ट्रंप इस बात से भी खास आहत होते हैं कि मोदी उनकी जय जय ना करके चाइना के आसपास चले गए, चाइना के गले मिल रहे हैं। लेकिन मोदी का चाइना जाना, संबंध अच्छे करने की कोशिश करना कोई नई बात नहीं है। खुद मोदी ने कई बार शी के साथ, चाइना के साथ संबंध अच्छे बनाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी गालवान हुआ हमारे साथ। मोदी के पहले वाजपेयी सरकार के अंडर भारत ने ऑफिशियली पहली बार तिब्बत को चाइना का हिस्सा बताया। यह चाइना के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। उससे भी पहले राजीव गांधी और उससे भी पहले नेहरू ने चाइना के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। याद करिए 1954 में जब नेहरू माओ जेडोंग के साथ मिलने गए चाइना। सोचिए इतने साल पहले भी, 70 साल पहले भी जब नेहरू चाइना गए तो उन्होंने अमेरिका के संदर्भ में माओ से अपनी चिंता जताई, कहा कि अमेरिका एशिया को समझता नहीं है। याद करिए ये वो दशक था जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे हमारे देश में गूंजते थे। लेकिन फिर भी चाइना ने 1962 में नेहरू के पीठ में बुरी तरीके से खंजर भोंका। आज प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी वही चुनौती है। अमेरिका के साथ संबंध जल्द ठीक ना हो पाए
तो चाइना पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं? क्या मोदी भी फिर नेहरू वाली गलती दोहरा देंगे? पूरा एपिसोड इसी सवाल पर बनाया है, देख लीजिएगा। आज का एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने वो है। और अगर भारत, आप सोच रहे हो कि चाइना को एक काउंटर वेट की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, तो याद रखिए, चाइना भी हमारे साथ गेम खेल रहा है, अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए। भारत के लिए आर्थिक संकट, इकोनॉमिक स्लोडाउन, टैरिफ की मार एक समस्या है, लेकिन जो दूसरी समस्या है वो देखकर भी हम अनदेखा करना चाहते हैं, और वो है चीन का अग्रसर रूप जो दिन ब दिन बढ़ रहा है। उसका एक जुनून है अभी चाइना का, ना सिर्फ दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमी बनाना, अमेरिका को हराना, बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर मिलिट्री पावर बनना। सोचिए, सिर्फ एक दशक में चाइना ने अपनी मिलिट्री माइट की काया पलट कर दी है। वो सबसे बड़े और सबसे आधुनिक हथियार आज खुद एक दशक के अंदर बना रहा है। चाइना की प्रोपेगेंडा मशीनरी तो सोशल मीडिया पर आजकल अमेरिका की खिल्ली भी उड़ा रहा है। कह रहा है कि अमेरिका पिछले सदी में जी रहा है अगर यह सोचता है कि वो बिग मिलिट्री डैडी है इस दुनिया का। चाइना इसे गलत साबित करने पर अब तुली हुई है। चाइना में जो परेड होता है वो सिर्फ एक परेड ही नहीं है, एक चेतावनी है आने वाले कल के लिए। और ऐसे सटीक फ्यूचरिस्टिक वेपन्स अगर हमारे पड़ोस में है तो भारत के लिए और हम सब के लिए यह एक वेकअप कॉल होना चाहिए। एक तरफ जहां चाइना अपने एडवांस्ड 5th जनरेशन J-20 फाइटर्स उड़ा रहा है, J-35 स्टेल्थ फाइटर को टेस्ट कर रहा है, 6th जनरेशन फाइटर का प्रोटोटाइप बना रहा है, वहीं भारत आज 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने में भी दिक्कतें फेस कर रहा है। जहां चाइना 60 फीट लंबा अनमैन्ड सबमरीन शोकेस कर रहा है, वहीं भारत आज एक बेसिक अनमैन्ड सबमरीन ऑपरेशनलाइज नहीं कर पा रहा है। जहां चाइना अपने होममेड ड्रोन्स को फाइटर्स के साथ बडी बनकर उड़ा रहा है एआई की मदद से, वहीं हम $3.5 बिलियन देकर 30 प्रेडेटर ड्रोन्स अमेरिका से खरीद रहे हैं। देशभक्त पर हम यह बात पहले भी कह चुके हैं, चाइना हमारे देश के लिए सबसे बड़ा मिलिट्री, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक खतरा है। जिस तरीके से चाइना पर हम ट्रेड के लिए निर्भर करते हैं, जिस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान को वेपन्स ही नहीं लाइव इंफॉर्मेशन दिया, सैटेलाइट डेटा दिया जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, ये सब बातें अब क्लियर हो चुकी हैं, प्रूवन हो चुकी हैं। तो आज के एपिसोड में चाइना के इस ग्रैंड परेड पर फोकस करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये नई वेपन्स, टेक्नोलॉजीज और सिस्टम्स हैं जो चाइना पहली बार दुनिया के सामने लाती है। क्या अंडरलाइनिंग मैसेज छुपा के रखा है चाइना ने इस परेड में अपने राइवल्स के लिए, और फाइनली क्यों यह परेड भारत के लिए एक ललकार है चाइना के तरफ से। छू कर दिखा दो हमें अगर दम है तो। वैसे तो इस परेड में देखने लायक बहुत कुछ था, लेकिन चाइना के नए हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, तो भाई शुरुआत हम वहीं से करते हैं। चाइना के परेड में एक डेडिकेटेड सेक्शन एंटी शिप मिसाइल्स का था। जी हां, YJ-15, 17, 19 और 20, इनमें से 3 हाइपरसोनिक थे। मतलब ऐसी मिसाइल्स जो साउंड की स्पीड, ना नॉट साउंड की स्पीड पर, साउंड की स्पीड से 5 गुना, कम से कम 5 गुना तेजी के रफ्तार से ट्रैवल कर पाते हैं। यह मिसाइल हवा में अपना रास्ता बदलकर एनिमी के जो डिफेंस सिस्टम्स है, जो रेडार सिस्टम्स हैं, उसको चकमा दे सकते हैं। इनमें से भी सबसे नोटिसेबल मिसाइल था YJ-19। YJ-19 वैसे तो एक क्रूज मिसाइल है, लेकिन इसका स्क्रैमजेट इंजन इसे अनोखा बना देता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह मिसाइल एक अनप्रिडिक्टेबल पाथ फॉलो कर सकता है, जो अपने फाइनल स्टेजेस में बहुत ही लो ऑल्टीट्यूड पर ट्रैवल करके अटैक करने में सक्षम है। इसे ट्रैक करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल बताया जा रहा है। तो अगर आप सोचो, अगर इसे आप ट्रैक नहीं कर सकते हो तो इसे मार कैसे गिराओगे? खरबों अरबों डॉलर से बनने वाली एयरक्राफ्ट कैरियर को एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल कुछ ही सेकंड में समुंदर के नीचे भेज सकती है। यह एक साफ संकेत है अमेरिका के तरफ, तुम अपने बड़े बड़े जहाज से शक्ति प्रदर्शन करोगे, हम वो जहाज को ही हटा देंगे। इसके अलावा चाइना ने इस परेड में अनमैन्ड वॉरफेयर में अपनी एडवांसमेंट्स की भी एक झलक दिखाई। अंडर वाटर ड्रोन से स्टार्ट करते हैं। चाइना ने अपने परेड में 2 तरीके के एक्स्ट्रा लार्ज अनक्रूड अंडर वाटर व्हीकल्स दुनिया के सामने रखा। सी ड्रोन AJX-002 ऑलमोस्ट 60 फीट लंबा है। जी हां, इतना लंबा ड्रोन अंडर वाटर। ऑल्दो इन ड्रोन्स के बारे में बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन तो चाइना ने रिलीज नहीं की, लेकिन इसका टॉर्पीडो शेप हल और पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम दिखाता है, एटलीस्ट एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ऐसे ड्रोन्स के पास अंडर वाटर स्टेल्थ कैपेबिलिटीज भी हैं।
आज के डेट में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्स्ट्रा लार्ज अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम चला रहा है, जिसमें कम से कम 5 अलग अलग टाइप के ड्रोन्स ऑलरेडी ऑपरेशन में हैं। टेस्टिंग और थियोरी की बात नहीं कर रहा हूं, ऑपरेशन में हैं। इसी के साथ साथ कुछ अनमैन्ड बोट्स जैसे सरफेस वेसल्स भी परेड का हिस्सा थी। लेकिन असली शो स्टॉपर्स थे चाइना के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। चाइना ने कम से कम 4 नए ड्रोन्स ऐसे दिखाए, जिनमें एक था GJ-11 लॉयल विंगमैन। स्टेल्थ कैपेबिलिटी से लैस ये अटैक ड्रोन मैन्ड जेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके एयर कॉम्बैट को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। माने अगर आपने टॉप गन देखा हो तो आप विंगमैन का कॉन्सेप्ट समझते हो। अब सोचो कि आपका जो विंगमैन है, जो बडी है, वो इंसान नहीं है, एक और फाइटर जेट नहीं है, AI से लैस एक ड्रोन है जो जरूरत पड़ने पर अटैक भी करेगा और आपके लिए मिसाइल भी खा लेगा। चाइनीज स्टेट मीडिया की माने तो ऐसे नए रिकॉनेसेंस स्ट्राइक इंटीग्रेटेड ड्रोन्स, अनक्रूड विंग प्लेन्स, शिप बोर्न हेलीकॉप्टर ड्रोन्स के साथ मिलकर चाइना का जो एरियल अटैक है वो फ्यूचर कॉम्बैट रेडी ऑलरेडी हो चुका है। ये ड्रोन्स स्टेल्थ स्ट्राइक्स करने के साथ साथ वाइड एरिया सर्वेलेंस और अपने आप आसपास माने अपने दूसरे ड्रोन्स के साथ कोऑर्डिनेट करके स्वॉर्म में भी अटैक कर सकते हैं। इस साल के परेड में 2 और नए ड्रोन्स ने सबका ध्यान खींचा, क्योंकि उसका डिजाइन चाइना के मैन्ड 6th जनरेशन फाइटर्स जैसा ही लग रहा था। एविएशन एक्सपर्ट्स के हिसाब से इन ड्रोन्स की लेंथ लगभग 16 मीटर, जो चाइना के J-10 फाइटर के बराबर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये नए ड्रोन सुपरसोनिक फ्लाइट केपेबल हो सकते हैं, मतलब फ्यूचर वॉर्स में ये ड्रोन्स मैन्ड एयरक्राफ्ट्स के साथ मिलकर चाइना को एयर सुपीरियरिटी अचीव करने में मदद करेंगे। यह टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट्स में अभी तक टेस्ट स्टेजेस में बताया जाता है, लेकिन चाइना ने अपेरेंटली इसे ऑपरेशनलाइज कर दिया है। फाइनली चाइना के लिए इस परेड की शान थी उसकी न्यूक्लियर ट्रायड। इसमें सबसे पहले था DF-5C। ये वही ग्लोबल रीच वाला न्यूक्लियर मिसाइल है जिसके बारे में हमने आपको एपिसोड के शुरुआत में बताया। इस मिसाइल को बीजिंग से पहली बार इस परेड में शोकेस किया गया। लेकिन इसके बाद आता है DF-61। DF-61 एक रोड मोबाइल ICBM है जो अपनी मोबिलिटी और सर्वाइवेबिलिटी के लिए जाना जाता है। इसका एस्टिमेटेड रेंज 12,000 किलोमीटर है, जो इसे बीजिंग से वॉशिंगटन DC तक पहुंचने लायक बना देता है। इसका पेलोड कैपेसिटी लगभग 3.6 टन है और यह 7 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी कर सकता है। इस मिसाइल का सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन सिस्टम इसे क्विक डिप्लॉयमेंट में हेल्प कर सकता है। मतलब आपने सारे मिलिट्री बेसिस खत्म कर दिए, शहर खत्म कर दिए, लेकिन यह रॉकेट लॉन्चर मोबाइल है, यह छुपकर पहाड़ियों के अंदर से भी अटैक कर सकता है। इसके बाद बारी आती है DF-31BJ मिसाइल की। DF-31BJ साइलो बेस्ड ICBM है, जो DF-31 सीरीज का लेटेस्ट वेरिएंट है। इसका रेंज 11,000 किलोमीटर से ज्यादा है, जो कॉन्टिनेंटल अमेरिका को भी अपने रेंज में ले आता है। यह मिसाइल एक सिंगल न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करता है, जो एक सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन सिस्टम पर काम करता है। ग्राउंड बेस्ड मिसाइल के बाद अब बारी आती है सबमरीन लॉन्च JL-3 की। JL-3 मिसाइल जो चाइना के न्यूक्लियर रीच को समुद्र तक एक्सटेंड कर देता है। इसका एस्टिमेटेड रेंज 9,000 से 12,000 किलोमीटर, जिससे साउथ चाइना सी से कॉन्टिनेंटल USA तक यह स्ट्राइक रेंज इसका बढ़ जाता है। यह मिसाइल भी MIRV या मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल से इक्विप्ड है। हिंदी में सरल भाषा में बोले, एक मिसाइल जो मल्टीपल टारगेट्स को इंगेज कर सकता है, मल्टीपल शहर को तबाह कर सकता है। पिछले कुछ महीनों में बाय द वे दुनिया ने बैलिस्टिक मिसाइल की शक्ति तो देख ही ली है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर में हमारा ब्रह्मोस हो जो पाकिस्तान के बेसिस पर प्रिसिशन स्ट्राइक्स कर रही थी, या फिर आप ईरान का एग्जांपल ले लीजिए जिसके बैलिस्टिक मिसाइल्स ने इजराइल का जीना मुश्किल कर दिया और इजराइल को फाइनली पीछे ही हटना पड़ा था। भारत भी अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स में महारती हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत टेस्टिंग बाकी है। फिलहाल चाइना हमसे कोसों मील आगे है और वो अग्रसर रूप में नए सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किए जा रहा है, जैसे JL-1 एयर लॉन्च्ड न्यूक्लियर मिसाइल। चाइना ने इसे भी पहली बार इसी विक्ट्री परेड में दुनिया के सामने रिवील किया। यह मिसाइल H-6N बॉम्बर के थ्रू लॉन्च किया जा सकता है। इसका रेंज अप्रोक्सीमेटली 8,000 किलोमीटर बताया जाता है। बीजिंग से न्यूयॉर्क तक यह स्ट्राइक कर सकता है। यह मिसाइल न्यूक्लियर और एंटी शिप रोल में इसका इस्तेमाल बताया जा रहा है। इसके अलावा बीजिंग ने कई टैंक्स, अनमैन्ड व्हीकल्स, रोबो डॉग्स, छोटे ड्रोन्स भी डिस्प्ले किए और यह दिखाता है कि चाइना का जो मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो कितना बढ़ चुका है, कितना एडवांस्ड हो चुका है।
हालांकि ये पर्टिकुलर यंत्र जो आप अभी देख रहे हो, हमें पता नहीं है कि कितनी इफेक्टिवली काम करता है, लेकिन इस परेड में चाइना ने LY-1 लेजर सिस्टम को भी दर्शाया है, जो कि उनके शिप्स पर और लैंड बेस्ड सिस्टम पर फिट किया जाएगा। और चाइनीज मीडिया के अकॉर्डिंग यह इतना पावरफुल लेजर प्रोड्यूस कर सकता है कि दुश्मन के आने वाले मिसाइल्स को वो हवा में ही पिघला सकता है। सुनने में साइंस फिक्शन लगता हो, लेकिन यह बात आप जान लीजिए कि दुनिया की हर एडवांस्ड मिलिट्री इसी लेजर वेपन पर काम कर रही है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव लेजर्स पर काम कर रही है। भारत भी इस पर काम कर रहा है। जो इस पर वर्चस्वता हासिल करेगा, उसकी जो सिक्योरिटी होगी वो सबसे ज्यादा तेज होगी। आजकल वैसे में हमारी गोदी मीडिया बॉयकॉट चाइना से चाइना इज आवर पार्टनर इन प्रोस्पेरिटी का जाप जप रही है। आईटी सेल भी इंटरनेट पर यह संदेश दे रही है कि भाई जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दुश्मन थोड़ा ही ना होता है, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होना चाहिए, अर्थात गालवान को भूलो भाई, आगे बढ़ो चाइना का हाथ पकड़कर। लेकिन एससीओ समिट के ठीक बाद भारी भरकम मिसाइल्स, ड्रोन्स और टैंक्स के अलावा इस परेड की चमक धमक के बीच में चाइना ने पूरी दुनिया को और भारत को कुछ अहम संदेश भी दिए हैं। अगर आप हेडलाइंस से ज्यादा देखोगे, आगे जाओगे, तो ये सारी चीजें आपको भी दिखेंगी। पहला, चाइना अब एक ग्लोबल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है। चाइना ने जो 1 दर्जन से ज्यादा नए वेपन्स और वेपन सिस्टम्स को दुनिया के सामने डिस्प्ले किया, ये सारे के सारे चाइना ने 2019 और 2025 के बीच में डेवलप किया, टेस्ट किया और इंडक्ट कर लिया, सब कुछ घर बैठे बैठे। एक्सपर्ट्स की माने तो आज से बस 10 साल पहले बीजिंग की मिलिट्री टेक्नोलॉजी यूएस के एडवांस सिस्टम्स की एक सस्ती सुंदर कॉपी हुआ करती थी। पर इस परेड ने दुनिया को दिखा दिया है कि अब चाइनीज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ज्यादा इनोवेटिव और डाइवर्स वेपन्स बना रही है। खासकर ड्रोन्स और मिसाइल्स के मामले में चाइना का टॉप डाउन कमांड स्ट्रक्चर, वास्ट रिसोर्सेज उसे अलाउ करता है कि ऐसे नए वेपन्स को वो जल्दी टेस्ट करे, लार्ज क्वांटिटीज में डेवलप करे और उसे जल्दी से अपने ट्रूप्स तक पहुंचा पाए। अगर आप चाइनीज स्टेट मीडिया के वीडियोस देखोगे तो आपको लगेगा फोन और गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग लाइंस तो पुराने हुए, उसी स्पीड पर मिसाइल्स और वेपन्स बनाए जा रहे हैं। और यहां देखिए भारत दूसरी तरफ हमारे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की पूरी फ्लीट को ग्राउंड करना पड़ रहा है क्योंकि उनमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स निकल रही हैं। दूसरा मैसेज, चाइना सीधा सीधा अमेरिका से जंग की तैयारी कर रहा है। चाइना के नए न्यूक्लियर मिसाइल्स, हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स इस साल का फोकस इसलिए है क्योंकि चाइना यूएसए की नेवल सुपीरियरिटी को काउंटर करना चाहता है। आज यूएस नेवी के पास दुनिया में सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन वो कैरियर्स इन नए चाइनीज मिसाइल के सामने सिटिंग डक्स से ज्यादा और कुछ नहीं है। जो सटल मैसेज अमेरिका को दिया जा रहा है वो ये है कि आप ताइवान के मामले में चाइना से भिड़ने की गलती मत करना, क्योंकि भैया बॉस तो हम ही हैं, मिसाइल हमारे पास ही है, सारे के सारे तुम्हारे नाव हम डुबो देंगे। चाइना ये सारे हथियार शांति बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि दशकों से सुलगने वाले ताइवान के मामले को अब बल से सुलझाना चाहता है। सही समय पर चाइना हमला करेगा, इसकी पूरी आशंका अब जताई जा रही है। तीसरा मैसेज, चाइना इज गेटिंग रेडी, फ्यूचर रेडी। अगर चाइना ताइवान को, भारत को चैलेंज नहीं भी करता है, सोच लीजिए हाइपोथेटिकली, लेकिन इस परेड में जो आपने वाइड रेंज ऑफ नॉर्मल और एआई पावर्ड ड्रोन्स आपको दिखाई दिए, उससे साफ हो जाता है कि चाइना यूक्रेन वॉर से ऑलरेडी सबक ले चुका है, ड्रोन हेवी वॉरफेयर स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर चुका है। एआई का इस्तेमाल अब चाइनीज मिलिट्री एग्रेसिवली कर रही है, उसका सिस्टम्स भी अब एआई इंटीग्रेटेड, एआई पावर्ड बन रहा है। जहां वेस्ट अभी भी वॉरफेयर में एआई को मिक्स करने से बच रहा है फॉर ऑब्वियस रीजंस, हैकिंग वगैरह, वही चाइना अपनी टाइट इंटरनेट कंट्रोल्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल दिख रहा है एआई पावर्ड वॉरफेयर में स्विच करने के लिए। फाइनली चाइना का यह ग्रैंड शो ऑफ स्ट्रेंथ कोई विक्ट्री परेड सिर्फ नहीं था, बल्कि एक सेल्स पिच भी था, एक ब्रोशर था। जैसा कि हमने आपको बताया, इस परेड में 26 के आसपास वर्ल्ड लीडर्स इनवाइटेड थे, जिसमें म्यांमार जैसे देश भी शामिल हैं। ये देश ऑलरेडी चाइना से काफी डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। अब इन नए वेपन्स के डिस्प्ले से चाइना नए बिजनेसेस को भी अट्रैक्ट करना चाहता है। याद रखिए, पाकिस्तान के जरिए चाइना ने अपने फाइटर्स को, अपने PL-15 मिसाइल को टेस्ट कर लिया है और अब इसे वॉर टेस्टेड बोलकर दुनिया को बेचा जा रहा है। चाइना रैपिड पेस पर वेपन्स बना रहा है, नो डाउट, लेकिन यूएस और इंडिया जैसे राइवल्स के पास अभी भी ऑपरेशनल एज है।
समझाता हूं कैसे। यूएस या इंडियन मिलिट्रीज बॉटम अप कल्चर अपनाते हैं। यहां ग्राउंड यूनिट्स खुद क्विक डिसीजन ले सकते हैं, उन्हें परमिशन है, आजादी है, उन्हें बैटल में ज्यादा एजिलिटी मिलती है। लेकिन चाइना का सिस्टम टॉप डाउन है, माने फ्लैशी टेक्नोलॉजी तो है, पर ऊपर के ऑर्डर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। ऑपरेशनल लेवल पर यह वीकनेस छोटे मोटे इंसिडेंट्स में ऑलरेडी दिखती है। अब हाल ही में एक चाइनीज वॉरशिप एक चाइनीज वेसल में जा टकराई जब वो फिलीपींस के कोस्ट गार्ड के साथ लड़ने गई। इन कमियों को, खामियों को, उन्हें एक्सप्लॉइट करना, उन्हें समझना बहुत जरूरी है भारत के लिए। तो भाई नेट फाइनली अमेरिका की बदतमीजी और दादागिरी के चलते चाइना के साथ हम कितना भी हाथ मिला ले, हाय हेलो कर ले, तू तड़ाक कर ले, लेकिन इस देश पर विश्वास करना, इसे हल्के में लेना, यह गलती हम पहले करके देख चुके हैं, सबक सीख चुके हैं। याद रखिए, यह सब तब हुआ था जब चाइना अपनी कैपेबिलिटी सीक्रेट रखता था। अब तो एक अग्रसर चाइना है जो खुल के दुनिया को सीधा सीधा अमेरिका को धमकी देने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में चाइना से हमें और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर कि तब जब हम अनफॉर्चुनेटली उनके साथ 3,500 किलोमीटर से ज्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं जो डिस्प्यूटेड है। इंडिया और चाइना में कैपेबिलिटीज का गैप अनफॉर्चुनेटली तेजी से बढ़े जा रहा है। एक तरफ बीजिंग हर साल $250 बिलियन से ज्यादा सिर्फ डिफेंस पर खर्चा कर रहा है, वहीं भारत अभी सिर्फ $81 बिलियन है उसके पास पूरे डिफेंस के लिए, जिसमें मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर सिर्फ 25% ही खर्चा हो पा रहा है। दूसरी तरफ बीजिंग का जो फोकस है वो न्यू एज वॉरफेयर पर है, ड्रोन्स, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक, साइबर वॉरफेयर, जो कि ऑलरेडी इंडिया से वो काफी आगे हो चुके हैं। आज इंडिया फाइटर जेट्स जैसी बेसिक मिलिट्री हार्डवेयर में चाइना तो छोड़ो, पाकिस्तान से कंपीट करने पर मजबूर हो रही है। आज हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 29 पर आ चुकी है, जो सैंक्शन्ड 42 के टारगेट से बहुत बहुत नीचे है। LCA तेजस कब तक फुल्ली इंडक्ट होगा, अपनी शक्ति दिखा पाएगा, हमें पता नहीं। ड्रोन्स और न्यू एज वॉर की अगर हम बात करें तो हमारा पूरा का पूरा UAV प्रोजेक्ट थैंक्स टू DRDO अभी टेस्टिंग फेज पर ही चल रहा है। यूएस और इजराइल से इंपोर्ट पर हम डिपेंडेंट है, यूएस अपना हाथ कब खींच लेगा हमें पता नहीं। एक्सपर्ट्स यहां पर हमें एक होल ऑफ द नेशन अप्रोच लाने की सलाह देते हैं। इंडिया की थ्राइविंग डिजिटल इकोनॉमी है, स्टार्टअप्स है, यूनिवर्सिटीज है, उन्हें भी आकर डिफेंस और न्यू एज टेक्नोलॉजीज में हमें मदद करनी होगी। लंबे और करप्शन में डूबे हुए प्रोक्योरमेंट साइकिल से हटकर हमें एडॉप्टिव टेक्नोलॉजीज, ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, बैटलफील्ड सर्वेलेंस टूल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इन पर फोकस करना होगा, इसे डेवलप करना होगा। अब आप कहोगे कि यह सब बोलना तो बहुत आसान है। बिल्कुल है, आसान है, करना बहुत मुश्किल है, यह बात मैं भी जानता हूं। रिफॉर्म्स लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन चाइना का ये जो परेड है, ये जो एक्स्ट्रावेगेंजा है, जो हमने अपने पड़ोस में अब देख लिया है, यह हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारे मिलिट्री लीडरशिप के लिए एक वेकअप कॉल होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने पास से कुछ भी सीखे हैं, चाइना के एक्सपीरियंस से कुछ भी सीखे हैं, वो ये है कि जब भी हमने चाइना के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की है, बदले में हमें एक बॉर्डर स्टैंड ऑफ और खंजर मिला है अपने पीठ में। अब अगला कॉन्फ्लिक्ट कब हमारे सामने आएगा यह तो हमें पता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ऐसे में देश भर में एक अलार्म बेल बजने की जरूरत है। क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट आज अपने हौसले और बुलंद कर रहा है, अपने मसल्स को और फ्लेक्स कर रहा है। भले ही आज एक सर्कमस्टेंशियल फ्रेंडशिप बना हो, आपने हैंडशेक कर लिया हो, लेकिन यह दोस्ती कब तक टिकेगी, यह बॉनहोमी कब तक टिकेगी, किसी को पता नहीं, कोई स्टैम्प पेपर पर लिखकर आपको नहीं देने वाला है। ऐसे में एक रिन्यूड फोकस की जरूरत है। पॉलिटिकल रिटर्न्स, पर्सनल ब्रांड इमेजिंग, उससे आप आगे बढ़ो, हमारे फोर्सेस से बात करो, उन्हें क्या चीज चाहिए, उसे वॉर फुट पर उसे एड्रेस करो। ये जो इंडिया को ना आज एक वॉर मोड में शिफ्ट करने की जरूरत है। अगर पड़ोस का ड्रैगन अगर आग उगलने से पहले उसे रोकना है, चाइना की तर्ज पर हमें अपने आप को मॉडर्नाइज करना होगा। चाइना ये सब काम 10 साल के अंदर कर सकता है, कोई रीजन नहीं है कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फोकस नहीं है हमारे पास। एक दूसरे को नोच खाना, चीर देना, धर्म के नाम और जाति के नाम पर बांट देना, सवाल ना पूछना। देशभक्ति वो होता है जो देश को एक करे, शक्तिशाली करे, देश को विकसित करे। देशभक्ति वो नहीं होता है जो बंटवारे की, नफरत की और ओछी राजनीति को बढ़ावा दे। जिस दिन देशभक्ति का ये बेसिक पार्ट हम समझ जाएंगे, उस दिन अमेरिका क्या, चाइना क्या, सबको अपनी जगह हम दिखा देंगे।